हम लोग कल बात कर रहे थे आपका अपील पर, तो ये बात आई थी अपील की अर्जी ये कैसे उपस्थित की जाए। तो आपसे कहा गया था कि अपील की अर्जी यानी पिटीशन ऑफ अपील जब भी आप प्रस्तुत करेंगे तो उसके साथ क्या लगाएंगे, जजमेंट, इसकी कॉपी। और ये सामान्य नियम है, लेकिन इस सामान्य नियम में छूट मिल सकती है, और वो छूट कब मिलेगी, जब न्यायालय अन्यथा निर्देश दे। और न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे, ये उन्होंने किस में लिखा है, कॉमा में। इसका मतलब ही ये हुआ, सामान्य नियम ये हुआ कि whenever you will present a petition of appeal, that will be presented by you along with the copy of the judgment which has been delivered by the lower court. और क्यों ऐसा है, इसके बारे में आपसे चर्चा की थी, क्योंकि आप जैसे ही अपील प्रेजेंट करोगे वैसे ही आप अपील में जमानत या किसी अन्य अंतर्वर्ती आदेश के पारित किए जाने की अपेक्षा और निवेदन ये अपीलेट कोर्ट से कर सकते हो। और जिस समय आप अपील प्रेजेंट करोगे उस समय सिर्फ पिटीशन ऑफ अपील न्यायालय के समक्ष होगी, यदि इस ढंग का प्रावधान न हो तो फिर उस दशा में जो अपीलेट कोर्ट है ये आपको जमानत दे या न दे, या वो अंतर्वर्ती आदेश जो आप मांग रहे हो वो आपको दे या न दे, इस विषय पर अपीलेट कोर्ट आखिर निर्णय कैसे करे, उसे निर्णय करने के लिए कोई आधार ये तो मिले, क्योंकि मामले का जो अभिलेख है वो विचारण न्यायालय में मौजूद है। सिर्फ जजमेंट डिलीवर हुआ है और जो विचारण न्यायालय था उसे भविष्यवाणी नहीं हो रही है, न उसे जिब्रील आकर ये बता रहे हैं कि तुम अपील जरूर प्रस्तुत करोगे कि वो ऑटोमेटिकली सारे रिकॉर्ड को अपीलेट कोर्ट को भेज दे, ऐसा भी नहीं है। ये तो आपका विधिक अधिकार है अपील को प्रस्तुत करना, आप चाहोगे तो करोगे और आप नहीं चाहोगे तो नहीं करोगे। तो जब तक आप इस विषय पर कोई निर्णय न ले लें कि हम अपील प्रस्तुत करें या न करें, तब तक मामले का अभिलेख अपील न्यायालय के समक्ष क्यों भेजा जाए। जब आप निर्णय ले लेंगे तो फिर आगे प्रावधान भी है, और प्रावधान मान लो न भी होते तो भी देयर वाज सेक्शन लाइक 91 सीआरपीसी, ठीक है ना। सीआरपीसी पहले 91-92 थे जो ये कहते थे किसी भी बात, ठीक है, अन्य कार्यवाही, तो अन्य कार्यवाही में कहीं ना कहीं अपील आई जाती है, लेकिन उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे हम लोग आगे देखेंगे कि अपीलेट कोर्ट को ताकत दी गई कि दे कैन समन द रिकॉर्ड, दे मे समन द रिकॉर्ड व्हेनेवर द पिटीशन विल बी प्रेजेंटेड बिफोर देम। ठीक है, आप पिटीशन ऑफ अपील केवल प्रस्तुत कर देते तो भी वे रिकॉर्ड को मंगा सकते थे आगे के उपबंधों में प्रदत्त शक्ति के आधार पर, लेकिन उस दशा में आप जो तत्काल पिटीशन ऑफ अपील को प्रेजेंट करते ही उनसे जमानत आदि के बारे में निवेदन कर रहे हो, उसका आखिर क्या हो, उसका तो कोई जस्टिफाइड डिस्पोजल होना चाहिए। और आप ये कहें कि अगर हमने जजमेंट के सहित अपील प्रस्तुत कर दी तो भी हमें कौन सा जमानत मिल ही जाती है, तब भी वो रिकॉर्ड को सम्मन करते ही, यही नॉर्मल कोर्स भी है। आप देखें यहां कन्विक्शन होल्ड होता है, हाई कोर्ट में अपील प्रस्तुत होती है, तो हाई कोर्ट तब तक आपको जमानत देता ही नहीं, पहले वो रिकॉर्ड सम्मन करते हैं और यहां से रिकॉर्ड जाता है आगे के उपबंधों में प्रदत्त शक्ति के आधार पर। यह नॉर्मल कोर्स है,
लेकिन जो नॉर्मल है वही होगा, ये तो आवश्यक नहीं है। यह भी हो सकता है कि आपकी जमानत पर वो तुरंत निर्णय लेना चाहें, और लोक हित में इन द पब्लिक इंटरेस्ट ये जरूरी हो, ऐसा संभव है। क्योंकि सरकार में हमेशा भगवान राम होंगे आवश्यक नहीं है। न्यायाधीश के तौर पर जो बैठेगा विचार न्यायालय, वो ईश्वर का अंश अपने में अनुभव करेगा, यह आवश्यक नहीं है। उसने बिल्कुल निर्दोष आदमी को, ठीक है, गिल्टी होल्ड कर दिया, और उस व्यक्ति की समाज में बहुत जबरदस्त प्रतिष्ठा भी है। संपूर्ण समाज यह अनुभव करता है कि वो निर्दोष है, लेकिन इन्होंने कर दिया। और व्यवस्था अगर इसका सम्मान न किया जाए तो जो परिस्थिति जन्म लेती है, वो परिस्थिति इस परिस्थिति के मुकाबले कि एक निर्दोष व्यक्ति दंड को सहन कर ले, इसकी अपेक्षा ज्यादा गलत होती है। यही तो वो बिंदु है कि सुकरात ने यह कहा था, जो हम लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा था, कि जब उनके शिष्यों ने उन्हें सलाह दी कि आप यूनान को छोड़कर चले जाएं, तो उन्होंने कहा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया या हमने राजदंड का विरोध किया तो जो मैसेज होगा वो ये होगा कि यदि राजदंड गलत हो तो उसका विरोध करना चाहिए। वो विरोध उस राज्य को छोड़कर चले जाने के रूप में हो या उसका सशक्त विरोध करने के रूप में हो, विरोध का स्वरूप कोई हो, लेकिन उसका विरोध करना चाहिए, ये मैसेज होगा। और अगर लोगों ने राजदंड का विरोध करना शुरू किया तो समाज में अव्यवस्था फैलेगी, और जो अव्यवस्था जनित संकट होगा वो इस संकट की अपेक्षा ज्यादा गंभीर होगा कि एक व्यक्ति अन्याय सहन कर रहा है। इसलिए सुकरात ने सिविल नाफरमानी, ठीक है, इसका संदेश दिया था। और सुकरात चूंकि एक जस्टिफाइड आदमी थे तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप राजा के द्वारा जब निरंकुश दंड अधिरोपित किए जाएं या आपसे कुछ ऐसा गलत करने के लिए कहा जाए जिसके बाबत राजा यह कह रहा हो कि अगर तुमने ये गलत नहीं किया तो हम तुम्हारे साथ इस प्रकार का व्यवहार करेंगे कि हम तुम्हें दंडित करेंगे, तो आप गलत कतई ना करें, गलत मत करें उस दशा में भी, क्योंकि अगर आप गलत करने लगे तो समाज में गलत होगा। आप गलत करने से इनकार कर दें, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि गलत न करने की जो राजाज्ञा थी उसे न मानने के परिणाम स्वरूप आपको दंड मिलेगा ना, यही तो होगा। तो आप व्यक्तिगत रूप से दंड सहन कर लीजिएगा। समाज में अव्यवस्था, इसे फैलाने के तो आप दोषी कम से कम नहीं होंगे। आप समाज में अव्यवस्था मत फैलाइए, क्योंकि यह ज्यादा गलत बात है। आप व्यक्तिगत रूप से दंड सहन कर लीजिए। सुकरात को दंड मिला था काय के लिए? लियोन ऑफ सोलमिस, उसे राजाज्ञा के मुताबिक न लाने के लिए। सुकरात जानते थे कि अगर हम लेकर आएंगे तो उसके साथ अविधिक और अन्यायपूर्ण व्यवहार यह होगा, इसलिए हम लेकर नहीं आएंगे। उन्होंने राजाज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन राजाज्ञा का उल्लंघन करने के परिणाम स्वरूप जो दंड उन्हें मिला, उस दंड को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सहन किया और यह संदेश समाज को दिया कि समाज में अव्यवस्था नहीं फैलानी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से आपको असुविधा, दंड ये भुगतना भी पड़े तो भुगत लीजिए। और जो ऐसा आदमी है इसी को महान कहा जाएगा। तो अगर ये विचारणा न्यायालय के न्यायाधीश महोदय किसी ऐसे व्यक्ति को दंडित कर रहे हैं
जो सुकरात की मनोवृत्ति का है, ठीक है, तो वो रेसिस्ट नहीं करेगा, प्रतिरोध नहीं करेगा, सरेंडर करेगा, क्योंकि वो ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि समाज में खराब स्थिति पैदा हो। वो व्यवस्था में चलेगा, और जब व्यवस्था में चलेगा तो अपना राइट टू अपील यही एक्सरसाइज करेगा, यही एंजॉय करेगा। और अगर आप ये निर्णय, ठीक है, अगर आप कानून इस ढंग से बनाएंगे कि पिटीशन ऑफ अपील ये केवल निर्णय की प्रति के साथ प्रस्तुत की जाए, तो अव्वल तो वो पिटीशन ऑफ अपील तब तक प्रस्तुति नहीं कर पाएगा जब तक विचार न्यायालय उसे निर्णय की प्रति नहीं देगा। और विचारण न्यायालय के पास निर्णय की प्रति न देने के अनेकों कारण हो सकते हैं, जिनमें समय अभाव सबसे प्रमुख कारण है। इतने मामले हैं, कर्मचारी तो सीमित ही हैं, वो कहेंगे अन्य मामले दे देंगे, 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, तो वो अपील प्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा। और अगर हम ये नियम भी बना दें कि न्यायालय अगर निर्देश दे तो अपील बिना जजमेंट के भी प्रस्तुत की जा सकेगी, ठीक है, लेकिन जमानत आदि पर निर्णय न्यायालय कैसे करेगा? रिकॉर्ड को मंगवा करके ही, तो भी मामला नहीं बनता, तब भी नहीं बनता, ठीक है। तो इस दशा में एक बैलेंस प्रोविजन ये कैसे बनाया जाए? क्योंकि अगर हम सामान्य नियम ये बना देंगे कि पिटीशन प्रस्तुत की जा सकती है बिना जजमेंट के, तो हर मामले में पिटीशन प्रेजेंट हो जाएगी बिना जजमेंट के, और हर व्यक्ति न्यायालय से मांग करेगा कि हमें जमानत दी जाए। और न्यायालय जब तक रिकॉर्ड संबंध करके, भले ही रिकॉर्ड संबंध करके मंगाने का प्रोविजन है, लेकिन जब तक न्यायालय उसे एक्सरसाइज करेगा, रिकॉर्ड वहां तक जाएगा, तब तक हर व्यक्ति जेल में ही रहेगा। और अगर वो जमानत देना शुरू कर दें तो सुकरात जैसे लोग जमानत मांगने तो कम पहुंचेंगे वहां, नॉर्मली तो, ठीक है, जो दोषित हुआ है वही जाएगा, और नॉर्मली दोषित होने वाले लोग अच्छे लोग बहुत नहीं होते। सामान्य स्थिति यही है। तो फिर एक बैलेंस बिठाना पड़ेगा, और बैलेंस को बिठाया गया 382 में, 382, और जो आप कितनी हो गई 423, उसमें कहा उन्होंने नॉर्मल कोर्स में तो ये होगा कि एवरी पिटीशन ऑफ अपील विल बी प्रेजेंटेड बाय द अपीलेंट along with the copy of the judgment by which he was, ठीक है, sentenced। नॉर्मल कोर्स तो ये होगा, लेकिन अगर न्यायालय अनुमति दे, यानी न्यायालय अन्यथा निर्देश दे दे, सुकरात जैसे केस तो एक ही याद होंगे, एक्सेप्शनल होंगे, जनरल तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो एक्सेप्शनली हम ये बात भी रख देते हैं कि अगर न्यायालय अन्यथा निर्देश दे दे तो फिर पिटीशन में बी प्रेजेंटेड विदाउट द कॉपी ऑफ जजमेंट, और जब विदाउट द कॉपी ऑफ जजमेंट प्रस्तुत की जाएगी तो न्यायालय जमानत देने की दशा में, यह जमानत मांगी जाने की दशा में सामान्य तौर पर संकट में नहीं पड़ेगा, सामान्य तौर पर, और वैसे सामान्य तौर पर संकट में पड़ेगा। इसलिए सामान्य तौर पर तो नियम यह है कि जजमेंट प्लस पिटीशन ऑफ अपील। अब जजमेंट सामने है तो भले ही रिकॉर्ड सम्मन करने में समय लग जाए, या रिकॉर्ड सम्मन होकर लेट आए, या मानिए कोरोना जैसी बीमारी शुरू हो जाए, महीनों सालों लग जाएं रिकॉर्ड आने में, लेकिन इसके बाद भी चूंकि जजमेंट हमारे पास होगा तो उसमें एविडेंस, सारी चीजें डिस्कस की गई होगी, तो कुछ अनुमान तो हम लगा ही सकते हैं कि वो व्यक्ति जो हमारे पास जमानत मांगने आया है या अन्य अंतर्वर्ती आदेश का निवेदन कर रहा है, उसे हम
उन अंतर्वर्ती आदेश दे या न दे, जमानत दे या न दे। और यह भी जरूरी है क्योंकि सारा संघर्ष तो स्वतंत्रता के लिए हुआ। अगर व्यक्ति गलत रूप से दोषित हुआ तो उसे 1 मिनट जेल में नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए एक बैलेंस आपको दिखाई देगा 423 में, वहां दोनों बातें लिखी हुई हैं। सामान्य नियम यही है कि प्रत्येक याचिका उस निर्णय के साथ प्रस्तुत की जाएगी जो जिस निर्णय के विरुद्ध अपील हुई है, और असामान्य या एक्सेप्शनल या अपवादिक नियम यह है कि उसके बिना भी प्रस्तुत हो सकती। कानून में एक सबसे बड़ी चीज यह है कि आपको यह समझ लेना चाहिए कि कानून में प्रोसेस मैकेनिकल नहीं है। जो भी उपबंध वहां है उस उपबंध का एक निश्चित उद्देश्य है, और जब तक वो उद्देश्य समझ में नहीं आता तब तक प्रोविजन समझ में आ ही नहीं सकता। ये छोटा बड़ा नहीं है, ये अल्फाबेट नहीं है जिसे आप रट लोगे, जिसे याद कर लोगे, ये कभी याद नहीं होगा। इसके पीछे जो पर्पस है, इसके पीछे जो उद्देश्य है, उसको समझना पड़ेगा। और वो एक बार समझ में आता है फिर कोई दिक्कत नहीं बचती। जैसे स्टेट अपील हमने आपसे बात की थी कि राज्य सरकार की अनुमति से ही प्रस्तुत होगी, तो हमने आपको यह बताया था कि जो व्यवहारिक प्रोसेस है उसमें लोक अभियोजक क्या करता है, प्रस्ताव भेजता है राज्य सरकार के पास, क्योंकि राज्य सरकार लीगली एक्विंटेड नहीं है कि यह मामला शासकीय अपील के लिए एक उचित मामला है, आप अनुमति दें। ठीक है, और अनुमति वो देंगे या नहीं देंगे वो भी देखेंगे। अनुमति देने योग्य है होगी तो दे देंगे, नहीं देनी होगी तो नहीं देंगे। तो ये आपका अधिकार नहीं है, यानी लोक अभियोजक का ये अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं मीनिंग देयर बाय कहने का अर्थ यह है कि आप निरंकुश ढंग से चाहे जिस मामले में अपील का प्रस्ताव कर दे और चाहे जिस मामले में ना करें, आप गवर्नर जनरल नहीं है। आपको सोचना होगा, ये मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, ये जुडिशियल प्रोसेस है। जुडिशियल प्रोसेस और मैकेनिकल प्रोसेस में अंतर ही यही है। जो यांत्रिक प्रक्रिया होती है उसमें एक काम के बाद दूसरा होगा, इसका निर्धारण कोई तीसरी ताकत कर देती है, और तीसरी ताकत ने जिस काम का होना, जिस काम के बाद या जिस काम का होना जिस काम के पहले निर्धारित किया है, बिना सोचे समझे उस काम के होने की आवश्यकता पर कोई विचार किए बिना दोनों प्रक्रियाएं ऐसे ही चलती रहती हैं। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया जब चलेगी तो यह यांत्रिक प्रक्रिया से भिन्न यहीं पर हो जाती है कि न्यायिक प्रक्रिया में हमेशा भले ही यह बताया गया कि इस काम के बाद यह काम होगा, यह तय किया जाएगा कि काम की कोई जरूरत है भी या नहीं है। अगर काम की जरूरत होगी तभी उस काम को किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो यह एक जुडिशियल प्रोसेस है। लोक अभियोजक तय करेगा कि शासकीय अपील होनी चाहिए या नहीं, तो तय करेगा ना, तय करेगा मीनिंग देयर बाय सारी सर्कमस्टेंसेस पर आप विचार करिए कि क्या उचित है भेजना, तब भेजिए, अन्यथा नहीं। ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है कि इधर डिसाइड हुआ उधर आपने अपील भेज दी। नो, अब वो जाने उनका काम जाने, ये नहीं है। तो आप जुडिशियली एक्ट करेंगे। वही जो नौकर और मालिक के काम करने के तरीके में भेद होता है। नौकर से कहिए आप फलाने को फोन लगाओ और उन्हें बुलाओ, 2 घंटे बाद आप पूछिए क्या हुआ, वो कहते हैं वो हमने किया था, उन्हें उठाया ही नहीं। अब इतना गुस्सा आने लगता है, ये कौन जवाब है भाई 2 घंटे बाद? आपने यांत्रिक ढंग से काम को किया। मानिए हमने यह भी नहीं कहा था कि उन्हें बुलाओ, लेकिन जब हमने कहा फोन लगाओ तो इसमें इनहेरेंट है कि उन्हें बुलाओ।
या उनसे बात करो। अगर एक बार नहीं उठा तो 10 मिनट बाद दोबारा क्यों नहीं लगाया तुमने? लेकिन ये आदेश का पालन यांत्रिक ढंग से करने का तरीका है और इससे हमें बहुत गुस्सा आता है। आप आदमी नहीं है, आपको बात समझ में नहीं आती है। अब आप तर्क ये दे सकते हैं कि आप भी तो दोबारा कह सकते थे, लेकिन नहीं, दोषी आप ही हैं और ये आप ही दोषी है। ये कौन जान पाएगा? जिसके अंदर न्यायिक बुद्धि होगी वो ही जान पाएगा, क्योंकि सरकारी तौर पर तो उसने काम कर दिया। आपने कहा था फोन लगाओ, उसने लगाया, लेकिन नहीं किया है, क्योंकि फोन लगाने का जो आदेश दिया गया था वो एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दिया गया था, वो तुमने किया ही नहीं, इसलिए नहीं किया है। तो ये चीजें एक न्यायिक मस्तिष्क समझ सकता है। तो जो एक्सेप्शनल केसेस में बिना जजमेंट फाइल किए अपील प्रस्तुत करने की व्यवस्था है, वो इसीलिए रखी गई क्योंकि एक्सेप्शनली इसकी जरूरत हो सकती है। आगे कहता है, जब अपीलार्थी जेल में है तब प्रक्रिया। यदि अपीलार्थी जेल में है तो वह अपनी अपील की अर्जी और उसके साथ वाली प्रतिलिपियों को जेल के भारसाधक अधिकारी को दे सकता है, जो तब ऐसी अर्जी और प्रतिलिपियां समुचित अपील न्यायालय को भेजेगा। सबसे पहले इस प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा कि सेक्शन का औचित्य क्या है, सेक्शन इस भाषा में है क्यों? जब अपीलार्थी जेल में है तब प्रक्रिया, और बस यहीं पर भिन्नता आने लगती है। आप आदतन जैसा होता है वैसा करने के आदी हो, एक आदत डेवलप होती है। हमने कहा था कि आदत और स्वभाव, इसके बीच फर्क होता है, और ये फर्क हमने एक दिन आपसे बताया भी था। आपसे इस विषय पर चर्चा की थी कि आदत वो है जो लगातार एक काम करने से विकसित हो जाती है। लगातार आप एक काम करते रहे, विकसित हो गई वो आदत। जैसे जैसे ही आपका मस्तिष्क विचारों से खाली हुआ, आपको नींद आ गई। ये आपकी आदत, आपकी आदत में ही है कि जैसे ही सोचना बंद हुआ तुरंत नींद आ गई। और इसीलिए जो कहते हैं ना, मेहनत का काम करते हैं वो जल्दी सोते हैं। कारण यह है कि मेहनत का काम करने में कुछ सोचना नहीं होता। पेड़ काटना है, गड्ढा खोदना है, इसमें क्या सोचना है? इसलिए उनका दिमाग सोचने का आदी नहीं है, इसलिए रात में लेटे। अब सोचने का तो आदी नहीं है दिमाग, गड्ढा खुद चुका तो दिमाग शांत अवस्था में आया और नींद आ गई, वो मिनटों में सो जाता है। जिसे सोचने की आदत है, जिसका काम ही सोचना है, तो उसके दिमाग की आदत बन चुकी है सोचने में। अब वो बेड पे लेटा है तब भी सोच रहा है, ठीक है। अब जब सोच रहा तो नींद आने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। इसलिए जो सोच विचार के प्रोफेशन में होते हैं उन्हें नींद, इंसोमिया यानी नींद ना आने की बीमारी ये हो जाती है। और फिर उन्हें जो दवाएं दी जाती हैं वो दवाएं उनकी सोच की प्रक्रिया को रोकती हैं, और जैसे सोच की प्रक्रिया रुकी फट से नींद आ जाएगी। ये आपकी आदत है। आप यहां भी जब बैठते हो तो जिस दिन आप सोते हो उस दिन हम डांटते नहीं हैं आपको, क्योंकि हमें मालूम है कि आप खुद को एकाग्र करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ही एकाग्र करोगे, जैसे ही मन के विचार बंद होंगे, हमें सुनने की कोशिश करोगे, तो आदत चूंकि विकसित है पहले से, फट से नींद आ जाएगी और झपकियां आप लेने लगोगे, ठीक है। ये आदत ये विकसित हुई है, ठीक है ना। तो आदत अलग बात है और स्वभाव वो है जो आप न भी करना चाहो तो भी होगा, ठीक है। आप चाहो मत वैसा करना, वो ऑटोमेटिकली होता है, उसे करना नहीं पड़ता, वो होता है। आदत में भी होता है, लेकिन आदत में शुरुआत
करने से होती है, बाद में वो होने लगता है। स्वभाव में कभी भी करने से शुरुआत नहीं होती, वो हमेशा होता भर है। ठीक है ना? तो आदतन चीजों को हम समझने के आदी हो जाते हैं। जैसी हमारी आदत विकसित है, तो हम सामान्य तौर पर चीजों को कैसे समझने में के आदी हैं कि अपील ये हुई दो सिद्धि से, और हमारा दिमाग ऐसे सोचने का आदी है मानो दो सिद्धि मतलब जेल, जबकि दो सिद्धि जुर्माने से भी दंडित हो सकता है व्यक्ति। खाली जुर्माने से दंडित हुआ, जब खाली जुर्माने तो जेल का जाएगा। ठीक है, हो सकता है उसे प्रोबेशन पर छोड़ दिया गया हो, दोषित तो है लेकिन जेल नहीं जाएगा। हो सकता है उसे सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा गया हो, तो सदाचरण की परिवीक्षा छूटा तो दोषित तो है ही है, जेल काहे को जाएगा। और हमने जो अपील का स्वरूप समझ रखा है, वो भी कैसा समझ रखा है कि सिर्फ दंडादेश के विरुद्ध अपील, जबकि अपील दो सिद्धि के विरुद्ध होगी। दंडादेश हो ना हो, सदाचरण की परिवीक्षा में दंडादेश थोड़ी शामिल है, खाली दो सिद्धि है। केवल दंडादेश इस पर हो सकती है। आपने देखा है जब संस्वीकृति पर दो सिद्ध होंगे तो दो सिद्धि के तथ्य पर अपील नहीं होगी। ये यूं कहे होगी तो जब आप संस्वीकृति को ही प्रश्नगत करोगे तब होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बाकी दंडादेश इस पर होगी, इसके विस्तार पे भी होगी, इसकी वैधानिकता पर भी होगी। प्रतिकार अपर्याप्त है तो भी हो जाएगी, लेकिन हमें यह नहीं दिखता और इसलिए हम रफली सेक्शन को पढ़ते हैं। और रफली सेक्शन को पढ़ने का परिणाम यह होता है कि हमें यह समझ में आता है कि अरे इसमें है ही क्या है, ये तो आप पता ही है, और जबकि कुछ नहीं मालूम होता। ठीक है, ये जो मालूम होता वो पूरे का इतना थोड़ा भाग है कि ये कहना ज्यादा ठीक है कि कुछ नहीं आता। जैसे हमने कहा था ना कि जिस दिन वैज्ञानिक युवा होता है और लैब में घुसता है, उस दिन वो कहता देयर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं। वो दो ही श्रेणियां हैं, एक ज्ञात दूसरी अज्ञात। एक वो जिसे हमने जान लिया और एक वो जिसे अभी हमने जाना नहीं है, लेकिन अभी नहीं जाना है, इसमें ये अंतर्निहित है कि कल जान लेंगे। यानी कुछ भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो न जाना जा सके। कुछ अब तक जान लिया गया और कुछ जान लिया जाएगा। जो जान लिया जाएगा और जो जाना गया है, इसके बीच अंतर सिर्फ समय का है। कुछ समय लगेगा और हम जान लेंगे। जिस दिन बूढ़ा होता है उस दिन वो कहता नहीं, कुछ तो है, उसे भगवान कह लो, परमात्मा कह लो, अल्लाह कह लो, खुदा कह लो, कुछ भी कह लो, कुछ है जो दुनिया चला रहा है। क्योंकि तब वो यह अनुभव करता है कि जितना उसने जाना वो संपूर्ण का इतना कम है, संपूर्ण का इतना छोटा भाग है कि उसे यह कहना पड़ता है कि हमने कुछ भी नहीं जाना। ठीक है, क्योंकि वो इतना कम है। वो ये देखता है कि छोटी से छोटी चीज, वो घास है, भाई क्यों जिंदा है? बोले क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बना रही। तो खुद कुदरत ने ये व्यवस्था क्यों नहीं की कि तुम में भी घास के ही समान सूर्य से भोजन बनाने की प्रक्रिया ये संपन्न हो जाती? भाई तुम पे इतनी कृपा ईश्वर ने क्यों नहीं की? और कर देता तो नौकरी, झंझट, ये वो दूसरे की, ये सब बंदी हो जाता। अरे सूरज है, जिसे वो बना रहे भोजन, ऐसे तुम भी बना लेते, और सारा झगड़ा भोजन ही का तो है। और अगर ईश्वर ने घास पर कृपा की, तुम पर नहीं की, तो ईश्वर घास के लिए दया निदान होगा, मेरे लिए थोड़ी है। भाई फिर तो घास के लिए दया निदान होगा, मेरे लिए कहां है? और हम तो वो मानेंगे जो मेरे लिए। तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तो जो आपने जाना वो संपूर्ण का इतना कम भाग है कि उसके बारे में यह मान लेना कि वो हम कुछ नहीं जानते, यही ज्यादा ठीक है। तो जब आप सेक्शन पढ़ते हैं
और ठीक से नहीं पढ़ते तो आपको जो ध्यान में आता है वो ये कि अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो बड़ी आसान बात है। तो लेकिन जब उसे ठीक से पढ़ना शुरू करते तो पता ये लगता है कि अरे जो कुछ हमने समझा था वो तो इतना कम था कि हमें ये कहना चाहिए कि हम तो नासमझ ही बने रहे, हम तो समझ ही नहीं आए। ठीक है, तो यहां कहता है जब अपीलार्थी जेल में है तब प्रक्रिया। इसका मतलब यह भी है कि ये भी स्थितियां हो सकती हैं कि व्यक्ति दोष सिद्ध हो लेकिन जेल में न हो, यह भी संभव है। तभी तो लिख रहा है कि जब अपीलार्थी जेल में है तब प्रक्रिया, नहीं तो सेंटेंस इन शब्दों में नहीं हो सकता। तब सेंटेंस के लिए जो भाषा प्रयोग होती वो निश्चित दूसरी होती है। और चूंकि आप अपनी बुद्धि पर ज्यादा विश्वास किए हुए हैं और आपकी बेसिक मान्यता यह है कि लेजिस्लेचर में बैठे लोग बेवकूफ हैं, अनपढ़ हैं, यह आपकी मान्यता है बेसिक। इसलिए आप जो इनेक्ट है उसको वैसा पढ़ने की बजाय वो पढ़ते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। यही हम कह रहे थे कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको दिख रही है, आप दुनिया को वैसा देख रहे हैं जैसी आपको दिख रही है। दुनिया वैसी थोड़ी है। अगर वैसी है दुनिया जैसी आपको दिख रही तो फिर इन्हें वैसी क्यों नहीं दिख रही, हमें वैसी क्यों नहीं दिख रही? इसका मतलब दुनिया का वैसा दिखना ये आत्मगत सत्य है, ये वस्तुगत सत्य नहीं है, ये है ही नहीं वस्तुगत सत्य। और इसी स्थिति को, ठीक है, शंकराचार्य ने कहा है कि जगत मिथ्या। जगत मिथ्या का मतलब यह नहीं है कि जगत का अनुभव नहीं होगा, जगत का अनुभव तो सभी को होगा, ठीक है, लेकिन वो जो जगत का अनुभव है वो आपका अपना है, मेरा अपना है, इनका अपना है, लेकिन है, हमारा भी है, आपका भी है, आपका भी है। इसलिए जगत झूठ है नहीं, झूठ नहीं है। अगर झूठ ही कहना होता तो शंकराचार्य नया शब्द इन्वेंट नहीं करते, मिथ्या नहीं कहते। झूठ तब भी था जब शंकराचार्य थे, तब भी था शब्द झूठ, लेकिन झूठ नहीं कहा, नया शब्द लाए, जगत मिथ्या। ठीक है, तो जगत का अनुभव तो सबको है, आपको भी है, हमें भी है, इन्हें भी है, सबको है, लेकिन जगत का अनुभव सबका समान है ये नहीं, मेरा अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है। इसलिए उन्होंने कहा कि अच्छा, ब्रह्म का अनुभव सबका एक है, जिसने ब्रह्म को जाना उसका जो लक्षण है, वो जो दिखता है, वो सब में समान है। बुद्ध भी शांत है, महावीर भी शांत है, कृष्ण भी शांत है, दुनिया के अन्य धर्म प्रवर्तक वो भी शांत है। ठीक है, तो शांत एक जैसे, इसका मतलब उनका अनुभव एक जैसा है, इसीलिए तो उनकी प्रतीति, अनुभव की जो अभिव्यक्ति हो रही वो एक जैसी है। तो जब एक, तो इसीलिए उनका ब्रह्म सत्य है, क्योंकि सत्य वही हो सकता है जो तुम्हें भी वैसा ही अनुभव हो, मुझे भी वैसा ही अनुभव हो, इन्हें भी वैसा ही अनुभव हो, तो ब्रह्म सत्य है। क्योंकि उसका अनुभव जिन्होंने किया उनके अंदर लक्षण एक से दिखे, इसका मतलब उन्होंने एक ही अनुभूति को अनुभूत किया है, तो इसीलिए उनका ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है। तो जब आप पढ़ना शुरू करते हो सेक्शन को, तो अपनी बुद्धि पर बहुत विश्वास मत करिए, यह मानकर चलिए कि सेंटेंस जैसा लिखा है उसे ठीक वैसा ही समझने की कोशिश करिए। और जब ऐसा आप शुरू करेंगे तो बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि आदत विपरीत विकसित हो चुकी है और उस आदत को छोड़ना पड़ेगा, तो कठिनाई होगी। लेकिन एक बार ये कठिनाई झेल ली तो फिर जो सुविधा होगी वो सुविधा जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है, और फिर चीजें बड़ी क्लियर दिखाई देती। तो कहता अपीलार्थी जब जेल में है तब प्रक्रिया। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि दो सिद्धि हुई हो और अपीलार्थी जेल में न हो, और तब बाहर ही है,
तब तो वो जो करेगा तो करेगा, लेकिन जेल में है। अब यह भी संभव है कि वो जेल में हो लेकिन उसके हितचिंतक, उसके मित्र बाहर हो, यह भी हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि वो दुनिया में निपट अकेला हो और वो खुद जेल में हो। हम आपको मना कर रहे हैं लगातार, आपको ये बात समझ में आएगी 2 महीने बाद कि हम जो कुछ बोल रहे हैं, हमने अभी जब हमने यांत्रिक प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया का अलगाव किया तब भी आप किताब पढ़ रही थी। और सीपीसी में जिस समय हम बताना शुरू करेंगे कमीशन, उसमें लिखा होगा कि अनुसचिवीय कार्यों के लिए कमीशन जारी नहीं होगा। और उस दिन हो सकता है अनुसचिवीय कार्य हमारा बताने को मूड ही ना हो, और अनुसचिवीय कार्य वही किया जाएगा जबकि चीजों की गणना यांत्रिक ढंग से की जाती है, और तब आपको यांत्रिक और अनुसचिवीय कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम जो बोल रहे हैं ये बेकार नहीं बोल रहे हैं, इसका एक एक शब्द हम काम का बोल रहे हैं, ठीक है ना। और अगर आप इसे ये मानकर चलेंगे कि हम कोई धर्मोपदेश कर रहे हैं और इसे सुनने की कोई जरूरत नहीं, जब हम सेक्शन पर बोले तभी सुनने की जरूरत हो, जब हम सेक्शन पर बोलेंगे तब कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सेक्शन तो लिखा ही है। उस समय हमने आपको नहीं टोका क्योंकि टोकना ठीक नहीं होता, ठीक है, लेकिन अब टोकना मजबूरी हो रही, ठीक है। हमें सुनिए, और नोट्स बना लेने से कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि नोट्स अगर हमने बनवाए मेरी भाषा में होंगे, मेरा विचार होगा वो, और मेरी भाषा और मेरा विचार आपका नहीं हो सकता। इसलिए नोट्स हम बनवाते नहीं कभी, हम आपको समझाते हैं, आपको बताते हैं कि सेक्शन क्या कह रहा। उसे जब आप अपनी अभिव्यक्ति दोगे, अपने शब्दों में कहोगे, वो आपके होंगे, और वो आप एक क्षण देखोगे आपको ध्यान में आ जाएगा। सबकी भाषा का असर अलग है। हम जिस ढंग से बोलते हैं उस ढंग से आप नहीं बोलेंगे, और आप जिस ढंग से बोलते हैं उस ढंग से हम नहीं बोलेंगे। तो अगर हमने अपनी भाषा में नोट्स बनवा भी दिए तो उसका कोई लाभ आपको नहीं होने वाला, और लोग बेवकूफ बना रहे हैं आपको, और आप बेवकूफ बनने की आदत चूंकि आपको विकसित हो गई है, इसलिए आपको यह पता नहीं लगता कि वो बेवकूफ बना रहे हैं। हमने कहा ना, आदत जब हो जाती है तो वो गलत है या सही है, लेकिन वही स्वाभाविक लगता है जो आदतन करना, ठीक है, ये आप में विकसित हुआ है। जब वो होता है तो ही आपको स्वाभाविक लगता है, जब वो नहीं होता तो आपको अस्वाभाविक लगता है। जबकि स्वाभाविक वो है जो आपके स्वभावतः होता है, जो आपके स्वभाव के अनुरूप है। और स्वभाव के अनुरूप ये है कि आप अपनी भाषा में अभिव्यक्ति दें, स्वभाव के अनुरूप ये है। लेकिन आदत ये विकसित हो गई क्योंकि शुरुआत से नोट्स बनवाए गए तो आपको वो आदत विकसित हो गई, और इसीलिए नोट्स पढ़ के आपको कभी कुछ आया नहीं। उसका कारण ही यही है, जिन्होंने नोट्स पढ़े वो सब नहीं, सब तो कभी कुछ नहीं होता, ठीक है। क्योंकि जिन्होंने नोट्स पढ़े उनमें से जिसने नोट्सों को अपनी अभिव्यक्ति दे दी वही सफल हुआ, पर उसने नोट्स लिए, और बाकी 99% असफल हुए। तो उसका कारण ही यही है। इतना ही आसान मामला होता है तो नोट्स तो बिक रहे हैं दुकानों पर। वही बात हम बार बार कहते हैं कि इतना ही आसान मामला होता है कि भगवान का नाम पुकारने से मुक्ति हो जाती है, तो फिर कथावाचकों की सबसे पहले हो गई होती है। वो तो दिन भर भगवान का नाम ही पुकारते हैं, ठीक है। किसी की भी, तुम तो कम बार कहती होगी, जो मुअज्जिन है वो 5 बार तो कम से कम कहता ही अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। तुम तो हो सकता है 1 बार भी ना कहती हो, ठीक है, लेकिन उसकी मुक्ति होगी इसमें संदेह है। इतना आसान नहीं है मामला, ठीक है। उसके पीछे कुछ और भी चाहिए तब होता है, इतना आसान नहीं है। तो अगर नोट्सों से कुछ होता, इस सब से कुछ होता, तो फिर दुनिया में सब कुछ हो ही गया होता, तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। तो समझना पड़ेगा। कहता अपीलार्थी जब जेल में है तब प्रक्रिया, दोनों बातें हो सकती। वो जेल में है लेकिन उसके हितधारक मित्र सब बाहर हैं, वो जेल में है और उसका कोई नहीं है, वो जेल में है।
और जब वो जेल में है तो आखिर ऐसी कोई प्रक्रिया, क्योंकि प्रक्रिया संपूर्ण तभी हो सकती है जब सबको ध्यान में रखकर बनाई जाए। व्यवस्था वो ठीक है जो समाज के अंतिम सिरे पर खड़े व्यक्ति को ठीक है विकसित करती है। लाइन में जो सबसे पीछे है, अंत्योदय, यही ठीक है उसका लक्ष्य हो सकता है जो शासक है। तो कहता है कि अगर जेल में है तो प्रक्रिया, तो जेल में है तो क्या कर सकता है, वो अपनी जमानत की अर्जी, कहता है कि यदि अपीलार्थी जेल में है तो वह अपनी अपील की अर्जी और उसके साथ वाली प्रतिलिपियों को, क्योंकि कापी तो उसे जजमेंट की मिली होगी भाई, वो तो जब भी व्यक्ति दोष सिद्ध होगा तो उसे निःशुल्क दी जाएगी, पीछे पढ़ के आए, ठीक है। तो कहता है अपील की अर्जी और उसके साथ वाली प्रतिलिपियों को जेल के भारसाधक अधिकारी को दे सकता है। अगर उसका मित्र वो जेल में खाली, उसके हितधारक मित्र बाहर है तो नहीं देगा, उनसे करवा देगा, ठीक है, दे सकता है। और ऐसी अर्जी और प्रतिलिपियां जेल का भारसाधक अधिकारी किसको भेजेगा, समुचित न्यायालय को, जो अपीलेट कोर्ट होगा उसको भेज देगा। अब यह भी हो सकता है कि अपीलार्थी जेल में, उसके हितधारक मित्र बाहर है, उसने खुद भी जेल के अधिकारी को दे दी और बाहर वालों ने भी अपील प्रस्तुत करा दी, ये भी हो सकता है, ठीक है। और यह भी हो सकता है कि बाहर उसका कोई नहीं है, उसने अपील की जो अर्जी है वो जेल के भारसाधक अधिकारी को दे दी और वो उसने अपीलेट कोर्ट में प्रस्तुत कर दी, ये भी हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ कि उसके हितधारक बाहर हैं, उन्होंने भी अपील की अर्जी प्रस्तुत करवाई और इसने भी भेजी, ये हुआ, तो डेफिनेटली बाहर के लोगों ने जो प्रस्तुत कराई होगी वो ज्यादा बेहतर होगी, क्यों, उन्होंने वकीलों से तैयार कराई होगी। और वकील कैसा भी हो, कितना भी ठीक है कम समझदार हो, तो भी उसे कुछ तो अंदाजा होता ही है कि हम क्या चीज उठाएं और क्या चीज ना उठाएं। लेकिन ये जो व्यक्ति दोषसिद्ध होता है या जो आम व्यक्ति है, तो कानून के लिहाज से ठीक है 1% जानकार हो तो हो, 99% बेवकूफ होता है। ये वो बातें उठाता है जिनका कानून की निगाह में कोई मतलब है ही नहीं। ये सो कॉल्ड पढ़े लिखे, इनकी एफआईआर जिस दिन आपको लिखनी पड़ेगी उस दिन आपको इस कठिनाई का अनुभव होगा। ये इतनी मूर्खता की बात करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, ठीक है। ये लिखेंगे कि फलाने ने मेरा बहुत मानसिक उत्पीड़न किया, इनके हिसाब से मानसिक उत्पीड़न बहुत बड़ी चीज है, और जबकि मानसिक उत्पीड़न नाम का कोई अपराधी नहीं है। ये जो एप्लीकेशन लिखेंगे उसमें एक भी अपराध बनी नहीं रहा होगा, कुछ बनी नहीं रहा होगा, ठीक है। और इनके हिसाब से वो बहुत अच्छी एफआईआर है, ठीक है। ये जब गवाही में खड़े होंगे तो ये नाश ही कर देंगे, क्योंकि इनके अंदर अहंकार होगा कि हम तो पढ़े लिखे हैं। और आप पढ़े लिखे होने के नाते एक क्षेत्र में जानकारी रखते होंगे, वो क्षेत्र जिसमें आप गवाही देने आए हो वो आपका नहीं है, वो जिनका है उनकी मानो, ठीक है। इसलिए गवाही अनपढ़ों की ज्यादा बेहतर होती है, इन पढ़े लिखों की खराब होती है। और जो पढ़े लिखे गवाही दे आएंगे, मुकदमा छूट जाएगा, बाद में ये बताएंगे तो न्याय व्यवस्था दोषी है। इनके हिसाब से जज साहब को दिव्य दृष्टि होनी चाहिए, ये कुछ ना बताएं, जज साहब दिव्य दृष्टि से देख लें कि वहां 2 साल पहले क्या हुआ था घटना और कर दें, इन्हें कुछ ना करना पड़े, ये है, ठीक है। तो वकील कैसा भी हो उसे अंदाजा होता है हम क्या बात उठाएं। तो ये जो दोष सिद्ध हुआ, हो सकता है इसके द्वारा तैयार की गई अपील की अर्जी इम्परफेक्ट हो, उसमें ठीक बातें न उठाई गई हो, ठीक है, ये संभव है। और मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, ये कानून की गलत व्याख्या करेगा, ये साक्ष्य की गलत व्याख्या करेगा, ये जो पॉइंट्स उठने चाहिए वो नहीं उठाएगा, जो नहीं उठने चाहिए वो उठाएगा, और अपील एक मिलनी है, अपील एक मिलनी है। अब मजबूरी अगर फंस गई कि इसने अपील की अर्जी प्रस्तुत की, ये अकेला है, इसका बाहर कोई नहीं है,
तब तो मजबूरी की बात है कि हम इसे सुने, इसी अपील को सुने। और ये इतनी कंडम है कि देखते ही खारिज की जा सकती है, इसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर हमने खारिज कर दी, कर सकते हैं, क्योंकि अगला क्या लिखा है, अपील का संक्षिप्तता खारिज किया जाना, कर सकते हैं हम। ठीक है, अपील संक्षिप्तता खारिज हो सकती है अगर अपील में कोई ग्राउंड नहीं है, कोई मेरिट नहीं है। और अधिकतर मामलों में यही होगा कि ये जब व्यक्ति जो जेल में होगा, ये जब अपील भेजेगा तो उसमें कुछ भी नहीं होगा, अधिकतर संभावना यही है। और अगर ये अकेला है, कोई नहीं है इसका, तब तो ये और दुर्भाग्यपूर्ण है। ईश्वर ने इसे दंडित कर रखा है, न्यायालय ने भी दंडित कर दिया, और हम संक्षिप्तता खारिज कर दें, इसलिए क्योंकि इसमें कोई मेरिट हमें नहीं दिख रही। क्योंकि है मेरे सामने क्या, पिटीशन ऑफ अपील और जजमेंट, और कुछ नहीं है, और हम संक्षिप्तता खारिज कर दें तो यह अन्याय की पराकाष्ठा है। ठीक है, और अगर आप ठीक से नहीं सोचेंगे, ठीक है, तो अगर आप ठीक से नहीं सोचेंगे तो आपको ये स्थितियां दिखाई नहीं देंगी। आपको ठीक से सोचना होगा इसके लिए। संक्षिप्तता खारिज करने का हक है, लेकिन नहीं करना चाहिए। और संक्षिप्तता खारिज करने का हक उन्हीं दशाओं में है जबकि अपील कोई मेरिट शो न कर रही हो। लेकिन अगर ठीक से विश्लेषण करेंगे तो अपील कोई मेरिट उस दशा में नहीं शो कर रही होगी जिसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की होगी कि खारिज न किया जाए। क्योंकि ये व्यक्ति जिसका कोई नहीं है, हम उसकी अपील संक्षिप्तता इसलिए खारिज कर दें कि उसमें कोई मेरिट नहीं, और वाकई नहीं होगी। वाकई नहीं होगी मीनिंग देयर भाई अधिकतर मामलों में नहीं होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि नो डाउट अपील संक्षिप्तता खारिज की जा सकती है, देयर इज ए लैकनेस ऑफ मेरिट। ये नहीं करनी चाहिए। संक्षिप्तता का मतलब ये हुआ आपने दायर की, हमने खारिज की, कुछ नहीं किया आगे। लेकिन कोर्ट कह रहा नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड संबंध करिए। ये मूर्ख होगा, इसने ठीक ग्राउंड नहीं उठाए। हम तो देख लें एक बार, जब रिकॉर्ड हम पूरा संबंध करेंगे, देखेंगे किस साक्ष्य के आधार पर इसे दोष सिद्ध किया गया। ये मेरी जिम्मेदारी है। किसने कहा कि हम तुमको, ठीक है, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय देंगे? किसकी घोषणा है? भारत के संविधान की। ठीक है, और भारत के संविधान को लागू करना कर्तव्य किसका है? राज्य का। और आप कौन है? राज्य के वो अंग जिसे न्याय प्रदान करना है। तो आपकी लायबिलिटी क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है? इसकी होगी, ये बेवकूफ है। ठीक है, आप नहीं करेंगे ऐसा। ठीक है, अब एक और स्थिति, ये दोषित हुआ, ये मूर्ख, क्योंकि जो दोषित होता है उसे तो जेल में 5 वकील मिल ही जाते हैं। वो जो सहायक कैदी बैठे होते हैं, वो साक्ष्य का उससे अधिक अच्छा विश्लेषण रोज करते हैं जितना वकील लोग करेंगे, और कुछ का कुछ लिखा देंगे। अब उसने मेमो ऑफ अपील उन मूर्खों के कहे प्रस्तुत कर दी। अब घर वाले या मित्र, रिश्तेदार, हितचिंतक, वकील साहब व्यस्त थे, उन्होंने कहा कि ठीक है 10-15 दिन अभी हमारे पास समय है, कर देंगे भाई। प्राइवेट अपील के लिए 60 दिन है, मर्यादा विधि, लिमिटेशन एक्ट आप देखेंगे 60 दिन है, स्टेट अपील के लिए 90 दिन है, तो उनका कर देंगे। तब तक इनने जेल के भारतादक अधिकारी के माध्यम से भिजवा दी, और हम संक्षिप्तता खारिज करके बैठ गए। तो अपील तो एक ही मिलेगी। अब ये संक्षिप्तता खारिज हो गई तो दूसरी तो होगी नहीं। अब जब वकील साहब लाएंगे तो कुछ नहीं होगा, और ये हो सकता है निर्दोष हो, लेकिन अब कोई चारा बचा ही नहीं। अब कोई चारा बचा नहीं, मीनिंग देयर बाय जाइए कॉन्स्टिट्यूशनल अपील्स में, और वहां आपका हक नहीं है। सुनी जाएगी तो सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी तो नहीं सुनी जाएगी। मीनिंग देयर बाय आप एक जबरदस्त खतरे में तो आ ही गए। इसलिए 385 जो आगे 425 है,
ये कहती है अपील का संक्षिप्तता खारिज किया जाना ये नियम है, कानून है, लेकिन की नहीं जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इसकी व्याख्या से। और आगे भी इस सेक्शन में ये लिखा है कि अगर जेल से अपील आ भी गई तो भी रेगुलर अपील फाइल करने की अवधि जब तक न बीत जाए तब तक अपील को संक्षिप्तता खारिज नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, रेगुलर अपील फाइल करने की जो अवधि है वो बीत जाए, और वो बीत भी गई तो भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि संक्षिप्तता खारिज नहीं करेंगे आप। ठीक है, और क्रिमिनल में अब तो सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिश व्यू बन गया है, और जो इस्टेब्लिश व्यू उनका बनेगा तो वो देश का कानून कहलाएगा, अनुच्छेद 141 भारत के संविधान के मुताबिक। तो अब ये कानून है कि क्रिमिनल में कोई चीज, चाहे वो अपील हो चाहे रिवीजन हो, कोई ना आए सुनाने तो भी गुणदोष पर ही निर्धारित होगी। गुणदोष पर आपने अपील कर दी, आप कतई मत जाओ सुनाने, तो भी मेरिट पे डिसाइड होगी। वो डिसमिस इन डिफॉल्ट, यानी किसी के उपस्थित न होने के कारण निरस्त नहीं हो सकती। उसका कारण ही यही है कि क्रिमिनल में मामला बहुत सख्त है, और जितना सख्त रहेगा मामला उतना ही कानून का चेहरा मानवीय होता जाएगा। देखें क्या कहता है, यदि धारा 423 या धारा 424 के अधीन प्राप्त अपील की अर्जी और निर्णय की प्रतिलिपि, ठीक है, की परीक्षा करने पर अपील न्यायालय का यह विचार है कि हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अपील को संक्षिप्तता खारिज कर सकता है। ठीक है, अगर बेवकूफ वकील ने फाइल कर दी तो कहां फाइल करेगा, आपका 423 में, वहां तो वकील ही साहब फाइल कर रहे हैं, और 424 में जब वो जेल, तो प्रक्रिया हो सकता है चाहे वो फाइल करे चाहे वो फाइल करे, लेकिन मेरिट नहीं है अपील, तो अपील को संक्षिप्तता खारिज किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा, मत करिए संक्षिप्तता खारिज। इसलिए इस सेक्शन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित विधि के साथ इस प्रकार पढ़ा जाएगा कि जब तक कोई बहुत एक्सेप्शनल स्थिति ना हो, देखने से लग रहा है कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपील आजीवन कारावास के ही विरुद्ध होगी ऐसा तो है नहीं, 200 रुपए जुर्माने की है, ठीक है, 200 रुपए जुर्माने से दोष सिद्ध किया गया, और देखने से भी लग रहा कुछ नहीं है उसमें, 200 रुपए जुर्माना ये जमा भी कर चुके हैं, उससे इनके भविष्य के किसी उस पर प्रभाव भी पड़ने की कोई आशंका नहीं है। रिजेक्ट करो, काय के लिए बढ़ाओ, ठीक है, मामला आजीवन कारावास है व्यक्ति को, अपील की मेमो ऑफ अपील में कुछ भी नहीं है, रिजेक्ट की जा सकती, मत करिए, तब सुप्रीम कोर्ट का वो व्यू ये लागू होगा। ठीक है, दोनों में सामंजस्य बिठाया जाएगा। ये आपकी बुद्धि और आपको न्यायिक सीट पर इसीलिए बैठाला गया कि आप जरा देखें मामले को, कौन सा हम संक्षिप्तता खारिज करें और कौन सा न करें। जो संक्षिप्तता खारिज न होने योग्य था वो संक्षिप्तता खारिज कर दिया, बड़ा नुकसान होगा, और संक्षिप्तता खारिज होने योग्य था नहीं किया, सुनकर किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, ज्यादा ज्यादा समय और श्रम यही लगेगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिश व्यू आ रहा है कि नो, मत करिए। ठीक है, अच्छा, परंतु कब लगा रहा है, और परंतु हमेशा एक्सेप्शन होता है। कह रहा 423 यानी जेल से, धारा 423 के अधीन उपस्थित की गई कोई अपील तब तक खारिज न की जाएगी जब तक अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता को उसके समर्थन में सुने जाने का उचित अवसर न मिल गया। यानी अगर जेल से अपील आई है तो तब तक खारिज नहीं होगी जब तक अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता, ठीक है। लेकिन अगर अपीलार्थी को तुमने सुन भी लिया, भाई जेल से अपील आ गई हमारे पास, हमने अपीलार्थी को तलब कर लिया और सुन लिया, अपीलार्थी तो है ही मूर्ख, उनने कुछ कहा ही नहीं और हमने खारिज कर दी, तब भी गड़बड़ हो गया, तब भी तो गड़बड़ हो गया। वकील साहब को हमने बुला भी लिया और वकील साहब कुछ जानते ही नहीं थे, उन्होंने कोई ठीक बात कही नहीं, हमने खारिज कर दी, तब भी तो गड़बड़ हो गया। हो सकता घर वाले बहुत अच्छा वकील खड़ा करें,
यानी रेगुलर अपील तक वेट करना ही चाहिए। आगे क्या कहता है, कहता गाखंड देखें, धारा 424 के अधीन उपस्थित की गई कोई अपील तब तक संक्षेपता खारिज न की जाएगी जब तक ऐसी अपील करने के लिए अनुज्ञात अवधि का अवसान न हो चुका हो। इसका मतलब तब तक रेगुलर अपील जब तक फाइल करने का अवसर है तब तक जेल से प्रस्तुत की गई अपील खारिज नहीं की जाएगी। भले ही अपीलार्थी को आप सुन लिया, उसके अधिवक्ता को सुन लिया, कुछ भी कर लिया आपने, नहीं करेंगे आप। संक्षेपता खारिज, रिकॉर्ड संबंध करिए, गुणदोष पर डिसाइड करिए, संक्षेपता खारिज नहीं करेंगे, क्योंकि रेगुलर अपील से ज्यादा मामला ठीक हो सकता है। और नहीं हुई रेगुलर, समय भी बीत गया, तो भी सुप्रीम कोर्ट का व्यू आ रहा है कि संक्षेपता खारिज मत करिए जब तक कि कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन ना हो, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी हो तो भी कम से कम अपीलार्थी को सुनिए, उसके या उसके अधिवक्ता को सुनिए। ठीक है, कानून जबरदस्त सुरक्षा ये उपलब्ध करा रहा है, और अगर आप इसको ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो सेक्शन फिर कुछ नहीं दिखता, और जब ठीक से पढ़ते हैं तो कानून के प्रति श्रद्धा ये पैदा हो जाती है। अगर कानून के प्रति आप में श्रद्धा नहीं है, उसका कारण सिर्फ एक है कि कानून आपने ठीक से पढ़ा ही नहीं। जिस दिन कानून ठीक से पढ़ लेंगे उस दिन कानून के प्रति वाकई श्रद्धा पैदा हो जाती है, और वाकई विश्वास हो जाता है कि कानून हमारे लाभ के लिए बना है, उसने हमारा ध्यान रखा है। ठीक है, और बाकी तो फेसबुक पे गधे हैं ही, वो तो फटाफट पिले ही हुए हैं, क्योंकि पिताजी ने 1.5 GB डेटा दिलवाई दिया तो फिर उसका इस्तेमाल तो होना ही है। ठीक है ना, तो वो अपने कर ही रहे हैं। लेकिन कानून जिस दिन ठीक से पढ़ा जाएगा उस दिन उसके प्रति श्रद्धा पैदा हो जाती है। ठीक है, तो कहता है खा खंड में देखें, कहता धारा 424 के अधीन कोई अपील उसके समर्थन में अपीलार्थी को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना खारिज नहीं की जाएगी। ठीक है, जब तक अपील न्यायालय का यह विचार न हो कि अपील तुच्छ है या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को अभिरक्षा में पेश करने से मामले की परिस्थितियों अनुपात से कहीं अधिक असुविधा होगी। ठीक है ना, तो चलो हमने जेल से आई, हमने उसके अधिवक्ता या उसे सुना भी और लगा कि तुच्छ है मामला, वही 200 रुपए की अपील है, 200 रुपए भी जमा हो गए, अननेसेसरी बढ़ा रहे हैं, अपील के लिए अपील कर दी है, निरस्त कर सकते हैं आप संक्षिप्त। ठीक है, और या फिर ये लग रहा है कि जेल से अगर तलब करें हम अपीलार्थी को तो जेल में बंद है वो तमिलनाडु में, ठीक है, या अंडमान में, और समुद्र में हाई टाइड आया हुआ है, या हमारी लड़ाई चल रही है किसी देश से जिसकी अब आशंका है, तो अगर लाए तो बीच में मिसाइल शिप में भी लग सकती है, अपील सिर्फ 200 रुपए की है। ठीक है, तो नहीं भी सुनेंगे अपीलार्थी को, जो है खारिज कर देंगे। मतलब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो तब आप संक्षिप्तता खारिज कर दें, कोई बात नहीं, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज आप सुन के ही खारिज करें। ठीक है ना, तो ये संक्षिप्तता खारिज करने के लिए है। कहता फिर किसी अपील को इस धारा के अधीन खारिज करने के पूर्व न्यायालय मामले के अभिलेख मंगा सकता है, यानी संक्षिप्तता खारिज करने का है आपको हक, लेकिन यह भी आप कर सकते हैं संक्षिप्तता खारिज करने से पहले रिकॉर्ड संबंध करना है, ये भी कर सकते हैं। और जब रेगुलरली सुनेंगे, अगला सेक्शन जब आएगा संक्षिप्तता खारिज न की गई अपीलों को की सुनवाई के लिए प्रक्रिया, तब तो मैंडेटरी हो जाएगा, रिकॉर्ड मंगवाएंगे ही आप, लेकिन संक्षिप्तता खारिज करने से पहले भी आप चाहें तो रिकॉर्ड मंगवा लें। जहां इस धारा के अधीन अपील खारिज करने वाला अपील न्यायालय सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है, वहां ऐसा करने के कारण अभिलिखित करेगा, यानी लोअर अपीलेट कोर्ट। अपीलेट कोर्ट कौन है? हाई कोर्ट भी है, और वो अपीलेट कोर्ट सुपीरियर है, वो समरली डिस्पोज ऑफ कर रहा है अपील को, तो उसे कारण अभिलिखित करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लोअर अपीलेट कोर्ट है, यानी सेशन कोर्ट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय अपील सुनना है और आप समरली खारिज कर रहे हो, तो आपको कारण अभिलिखित करने होंगे। क्यों कर रहे हो समरली डिस्पोज? क्योंकि समरली डिस्पोज ऑफ होना अपील का यह एक बड़ी घटना है, इससे व्यक्ति के अधिकार बहुत सीमित हो जाएंगे, उसके पास दंडादेश भुगतने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प सामान्य तौर पर बचेगा ही नहीं। इसलिए बड़ी बात है, इसलिए उन्होंने कहा कि आप कारण अभिलिखित करेंगे बिकॉज यू आर नॉट सो मैच्योर्ड
आप उतने मैच्योर नहीं है कि आपकी बुद्धि पर विश्वास किया जा सके। सुपीरियर कोर्ट हाई कोर्ट में हुई है, बात अलग है। ठीक है, आगे कहता है, जहां धारा 424 के अधीन उपस्थित की गई कोई अपील, यानी जेल से, इस धारा के अधीन संक्षिप्तता खारिज कर दी जाती है और अपील न्यायालय का निष्कर्ष है कि उसी अपीलार्थी की ओर से धारा 423 के अधीन सम्यक रूप से उपस्थित की गई अपील की अन्य अर्जी पर उसके द्वारा विचार नहीं किया गया है और एडिशनल ताकत दी, वहां धारा 424 में किसी बात के होते हुए भी यदि उस न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह ऐसी अपील विधि के अनुसार सुन सकता है, उसका निपटारा कर सकता है। यहां तो जिसे कहते हैं ना, हद ही कर दी प्रक्रिया ने आपका पक्ष लेने की। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, असाधारण है। वो कहता है कि अगर संक्षेप जेल से अपील प्रस्तुत हुई, जेल से, केवल जेल से, क्योंकि जेल में जो है उसके प्रति ज्यादा दया का भाव ये होना चाहिए। तो कहता है अगर अपील जेल से हुई है और संक्षिप्तता खारिज कर भी दी गई और रेगुलर अपील आ गई, यानी पिछला जो हमने कहा उसमें ये बात जोड़ेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस समय हम वो बोल रहे थे उस समय हमें ये ध्यान में नहीं था कि ये सेक्शन भी है। वो कहता है जेल से अपील हुई है और आपने खारिज भी कर दी। सामान्य नियम यह है कि एक ही दांडिक अपील मिलेगी और बाद में रेगुलर हो गई उसी व्यक्ति की ओर से। तो अगर न्यायालय का यह विचार है, यानी यहां पर न्यायालय को डिस्क्रिप्शन दे दिया, अगर न्यायालय का यह विचार है कि आपका, ठीक है, न्याय के हित में जो रेगुलर अपील आई है इस पर विचार किया जाना चाहिए, यह न्याय के हित में जरूरी है, तो भले ही उसकी जेल से भेजी गई अपील पहले संक्षिप्तता खारिज की जा चुकी है, तो भी न्यायालय इस रेगुलर अपील को सुन सकता है और डिस्पोज ऑफ कर सकता है गुण दोष, ठीक है ना, गुण दोष पर। तो ये असाधारण बात हो गई, क्योंकि सामान्य नियम क्या है, एक अपील मिलेगी और वो संक्षिप्तता आपकी रिजेक्ट हो गई थी। लेकिन फिर भी क्योंकि आप जेल में थे और जेल में होने के कारण आपको कानूनी मदद उपलब्ध नहीं थी, इसलिए ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आपके पक्ष में क्रिएट हुई। और यही वो कारण है, कानून में आप जब नहीं होते या कानून की क्षेत्र में होते हैं लेकिन उसको ठीक से पढ़ा आपने नहीं होता, तो आपको मांगों का औचित्य समझ में नहीं आता। हमने कुलभूषण जाधव के लिए क्या मांग की थी? सैन्य न्यायालय में नहीं, ऑर्डिनरी कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए, यह मांग की थी। क्योंकि कानून पाकिस्तान का हो, बंगाल का हो, कहीं का हो, उसमें बेसिक तौर पर ऐक्य होता है, वो बेसिक तौर पर एक ही जैसा होता है। अगर सामान्य न्यायालय में मुकदमा चलेगा तो ये लागू होगा, और ये लागू होगा तो ये अभियुक्त के पक्ष में है। और जो मामला सैन्य ट्रिब्यूनलों के सामने चलता है, मिलिट्री ट्रिब्यूनलों, जो सैन्य न्यायालय है उनके समक्ष चलता है, तो प्रक्रिया बड़ी कठोर हो जाती है। और वहां मामला ये नहीं है कि एक अपील मिलेगी, संक्षिप्तता खारिज कर सकते हैं, कर दी तो कर दी, ये रहेगा। इसलिए जैसे सामान्य न्यायालय में चलेगा तो एविडेंस एक्ट की धारा 24 लागू होगी, वो कहेगी कन्फेशन है लेकिन उस प्रक्रिया से नहीं है, नहीं होगा स्वीकार। मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स में नियम दूसरे हो सकते हैं, इसलिए वहां मामला कठोर होता है। इसलिए सामान्य न्यायालय में मुकदमा चलना यह भी एक बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। और हमने कुलभूषण जाधव के लिए यही मांग की थी और संभवतः वो स्वीकार भी होती, इसीलिए जेल में उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा पाकिस्तान की सरकार का कहना है। जबकि ये आप कूटनीतिक तौर पर देखोगे तो ऐसा ही होता है और पुराने काल से होता आया है कि अगर किसी कैदी के बारे में ये लगना हमें शुरू होगा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हमें इसे सुविधाएं देनी पड़ जाएंगी, तो फिर वो मर ही जाएगा जेल में। दो कैदी लड़ेंगे, एक कैदी उसे मार डालेगा, ठीक है, एक कैदी उसे मार डालेगा, और जब उसे मार डालेगा तो मर्डर ही तो हुआ, इस कैदी पे मर्डर का मुकदमा चलाएंगे, मर्डर, और सजा तो हम गवाही पर देंगे। वो जो जेल में होंगे वो गवाही नहीं देंगे, क्योंकि कोई नहाने गया होगा, कोई खाना खाने गया होगा, गवाह मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे नहीं तो छूट जाएगा, बात खत्म। तो ये पुरानी प्रैक्टिस है और इसी प्रैक्टिस के तहत कुलभूषण जाधव जेल में मर गए।
ठीक है ना। तो नॉर्मल कोर्ट में मुकदमा चलना ये अपने में एक उपलब्धि है। तो संक्षिप्तता खारिज, अब जब संक्षिप्तता खारिज नहीं होगी तो प्रक्रिया क्या होगी, इस पर बात सोमवार को करेंगे। देखिए